दोस्तों ਜਿਹੜੇ दूर है, क्योंकि ਅਸੀਂ बिना माइक तो गल करनी है, अगर नेड़े नेड़े हो जाओगे तो साड़ी आवाज़ थोड़े तक पहुँच जाएगी। और खास तौर पे इस बहुत अच्छी सोसाइटी दे विच साडे जिन्हां दे करके असी आए हैं, जिन्हां दे सद्दे है, एक मेगा जी है जो इत्थे दे रेजिडेंट ने, और डॉक्टर मधु मेहरा जी ने जिहड़े खुद बहुत कला प्रेमी ने, इस सोसाइटी च रहिंदे ने और चंडीगढ़ ये नाटक देखने लिए आते हैं। तो असी भी थिएटर ऑन व्हील के हिसाब नाल तुहाडे कोल आए हाँ। आज़ादी के इस अमृत काल खंड ते थानू सब नू यह दसन और नाटक माँ तुझे सलाम करन, सलाम इस मिट्टी नू करन आया, सलाम इस धरती की मिट्टी नू करन आया, सलाम उन्हां वीरां नू करन आया जिन्हां दी शहादत करके, जिन्हां दी कुर्बानी करके अज असी आज़ाद भारत दे विच खुली हवा दे विच जीउ रहे हैं। और ताकि इस दीवी आँच तक इनू कदी आँच ना आवे इस आज़ादी नू, इस करके तुहाडे कोल आया। हर घर दे विच तिरंगा होवे ताकि वह लहरांदा होवे, फहरांदा होवे, साडे आज़ाद भारत की निशानी सानू, साडे बच्चों नू, आगामी पीढ़ी नू, आगामी सदीवी तक वो याद दिलांदा रहे आज़ाद भारत की पुरानी विरासत परंपरा दे लई। ते असी जलियांवाले बाग दे विच उधम सिंह ने 40 साल तक इंतजार करन तो बाद बदला लिया सी लंदन च जाके, ताकि असी अपनी आने वाली पीढ़ी नू वो इतिहास याद करा सकीए कि किन्नियां दिक्कतां दे नाल, किन्नियां मुश्किलां दे नाल सानू ये आज़ादी प्राप्त हुई है। ते आओ देखते हैं माँ तुझे सलाम, और थानू सारे नू भी कहते हैं कि आओ एक बारी बोलिए माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फौजी
ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿੱਤਰੋ ਜੋ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਰਹੱਦ ਆਪਣੀ ਹੈ ਲੰਘਿਆ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਡੰਗਿਆ ਸੋ ਚਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਖਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਵੇ ਸੋ ਚਾਲ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਨਖਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜੱਫੀ ਚਾਲੋ ਖਾਇਆ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ मुझे इतिहास भी कहते हैं और तजुर्बाए वक्त। मैं इतिहास की हर एक घटना को अपने सीने पर लिखती आई। मैं उस वक्त भी हाजिर थी जब सुकरात ने जहर का प्याला पिया था। मैं उस वक्त भी हाजिर थी जब भरे दरबार में द्रौपदी की चीरहरण किया गया था। मैं उस समय भी हाजिर थी जब रामचंद्र को 14 सालों का वनवास दे दिया गया था। मैं उस वक्त भी हाजिर थी जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। और मैं उस वक्त भी हाजिर थी जब शहीद उधम सिंह को जलियांवाला बाग का बदला लंदन के कैप्टन हॉल में सर माइकल क्लार्क को गोली मारकर लेना पड़ा। नमक शहीदों की गाथाएं सुनाने के लिए तो मैं आई हूँ। तो चलो आप सबको ले चलती हूँ शहीद उधम सिंह के पास। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा मारी दुनिया दे हर एक झंडे छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रखी है घरों ने ना कल रात के गाने ना बैठे आशियानों में वतन की फिक्र करना दान इसी बताने वाले आज उसके मशवरे हैं आसमानों में ना जाओगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। ये बुझारते नहीं है मेरे दोस्तों ये चेतावनी है चेतावनी हमारी माटी के लिए हमारे देश के लिए मतलब किसी देश का किसी कौम का सर्वनाश उसके अपने हाथ में होता है। भगवान मूर्ख नहीं ये अपनी ही बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को मिटाने के लिए कोई तबाही का सामान पैदा करे। इंसान का विनाश कभी हुआ जब इंसान की अंतरात्मा मलिन हो चुकी हो बाप का घड़ा भर चुका हो तो कृष्ण भगवान को जन्म लेना ही पड़ता है। नानक चाहे कामल मुर्शद नू नौखंड पृथ्वी गाणी ही कहती है। अरे भाइयों आज तो शहीद की बरसी है हम एक फख्र का मुकाम है। ओए गालना कैसी ठीक है भरावो ओ पारे फलसफा क्यों है आपकी कोई भी बात हमारी समझ में नहीं आ रही क्योंकि तुम सब अपने आप से टूट चुके हो अपने दिल से अपने इतिहास से बेमुख हो चुके हो इसीलिए तुम्हें साधारण बातें भी उलझी हुई लग रही हैं। पर तुम सब ये एक साझी सुरताल वाला उच्चारण बताता है। तुमने इकट्ठे ही आजादी की बहारों को मनाया इकट्ठे जिए जागे और जूझे इकट्ठे ही नव निर्माण के लिए कमर कसी। पर आज तुम्हारी जमीर बताती है कि तुम महज खाना पूर्ति करने के लिए इस अमर शहीद के मुख के पास आए। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अंदर गुनाहों का सबूत है। अच्छा ये बताओ ये बुत किसका है? शहीद उधम सिंह का। शाबाश। इसकी जीवन गाथा के बारे में कुछ जानते हो? कुछ तो बताओ फिर। इस अमर शहीद की गाथा तो बहुत लंबी है पर मैं शुरू करने लग्या सन 1919 तो जद पूरे देश विच आज़ादी दा संघर्ष चल रहा सी। इस संघर्ष नूं कुचलण लई अंग्रेज़ां ने मार्शल लॉ लागू कर दिता। पंजाब विच पूरे देश विच देश भक्तां दी गिरफ्तारी दा दमन चक्कर शुरू हो गया। बाबा खड़क सिंह जी को पकड़ लिया गया खान अब्दुल गफ्फार को कैद कर लिया गया। और हाँ जब इसका विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए कि अचानक पूरा अमन जलसा शुरू हो गया। कि कुछ पलों बाद जनरल डायर की कमांड के नीचे मशीन गनों के साथ लैस फौजी दस्ता
जलसे वाली जगह पर पहुंच गया। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। फायर! ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਾਰਨੇ ਪਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ माँ भारती, तेरा सभ्याचार, तेरे पंज नदियां दी संगत, ਇਸ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ बेदोशियां दा कत्लेआम और तेरा दामन बेकिसे हमलावर ने लहूलुहान का दिखा बेड़े गलियां बाजारां विच मातम कूड़ी पाई बैठे हर चेहरा प्रश्न चिन्ह बनया दिखाई दे रहा है वाले बाग विच वग रहे सांझे लहू दी धार विच ऊंच नीच जात पात देशता वगैरह की मेरी है नवी कौम खुशी करती है जो जल्द ही गुलामी की तस्वीरें उतार के आजादी हासिल कर ली उधम सिंह इतिहास का एक पन्ना जलियांवाले बाग के ना शहीदा ने लिख दिता है मैं इसको अगला पन्ना कौन लिखूंगा इसको अगला पन्ना मैं लिखांगा इस तो अगला पन्ना मैं लिखांगा ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੋ ਐ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਲੱਖੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ उधम सिंह को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पूरे 21 सालों का इंतजार करना पड़ा। आखिर 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक खूनी सर माइकल एडवार को गोली मार के वो घर जा
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਸਭ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਜੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲ ਲੈਂਦਾ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਇਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਖ ਦੇਣਾ ਮੋਏ ਹੋਏ ਦੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਘਰ ਝੰਡਾ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਮੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜੰਮੇ नो हम ऐसा नहीं होने देगा होगा वही जो सोचा गया है मैं कौन हूं आई एम दैट ब्लडी सोच जो तुम सबके अंदर नफरत की चिंगारी पैदा कर दे मैं कभी बाबर बनकर आया और कभी अब्दाली बनकर हिंदुस्तान का धन दौलत लूटा और यहाँ के हुस्न को गजनी के बाजार में टके टके पर बेचा आई एम 1947 मैं ही हूँ जनरल डायर जिसने बैसाखी वाले दिन अमृतसर के बाग में निहत्थे लोगों पर गोलाबारी की आई एम डिवाइड एंड रूल जिसने तुम सबको धर्म के नाम पर जात पात के नाम पर भाषा के नाम पर फूट डाली लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने देगा बिकॉज मैं इस मुल्क में दोबारा आना चाहता है हे बूढ़े किधर जा रहे मैन मैं उधम सिंह ते फुੱਲ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਆ ओह माय गॉड इस बूढ़े ने ऊधम सिंह को हार पहनाना है कौन हो तुम ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पागल 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 ओए पागल ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਗਲ ਪੁਣੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਖਾਧੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਪੈਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਪੈਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਰ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਮਣ ਪੱਤਰ ਕਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਮ ਇਹ ਉਹੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਓਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ नो ये सच नहीं है बूढ़े हमने तो अपने सारे दुश्मनों को मार दिया था फिर तू कैसे बच गया लेकिन इस बार तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਦਰੇ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਈਏ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਤਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ
ਓਏ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੜੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਹਯਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਲੀਆ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। What a miracle, man! ये तो स्टैचू था। भूत, भूत, भागो! बचड़ा मेरे देश का दुश्मना, कित्थों तक बचेगा? मैं ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਵਤਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नो नो नो, प्लीज फॉरगिव मी। इस ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਇ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਇ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੇ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। इसकी सजा सिर्फ एक ही है, और वह सजाए मौत। नो नो प्लीज घबराना, मैं तेरे जही नकमी शह ते अपनी कीमती गोली जाया नहीं करांगा। थैंक यू मैन, थैंक यू। ਅੱਜ ਤੋਂ 104 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੀ ਰਕਤੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਵੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਖਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ लिखांगे। क्या उनको खबर थी होठों पर जो कुफर लगाया करते थे कि एक रोज इस खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें। संभलो कि वो जिंदा जिंदा कूद उठा, झपटो के वो कैदी छूट गए, उठो कि वो बहने दीवारें, दौड़ो कि वो टूटे जंजीरें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आजादी दे 75वें वरेगंढ उत्ते आओ आपां शपथ लैने आ। मेरे नाल ये शब्द दोहराओ कि असी प्रण करते हैं कि अपने सरहदां ते राखी करते वीरां दा सम्मान करांगे। असी प्रण करते हैं कि राखी करते वीरां दा सम्मान करांगे, उन्हां दे परिवारां नूं नमन करांगे, उन्हां दे परिवारां नूं नमन करांगे। अपनी विरासत ते अपने सभ्याचार नूं साम के रखांगे, अपनी विरासत ते अपने सभ्याचार नूं साम के रखांगे। करो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। जय माता की जय। साडा एक छोटी जी नाटक मां तुझे सलाम, इस सलाम दे राही असी अपनी आज़ादी का संदेश थोड़े तक पहुँचाना चाहया है ताकि ये संदेश साड़ी आने वाली भुख वाली पीढ़ी ते पहुँचा सकीए तो उन्होंने पता लगे कि ये आज़ादी असी किस तरीके नाल हासिल की है। दोस्तों, अज दे इस आज़ादी दे अमृत काल दे खंड दे विच ਅਸੀਂ सब लोग अपने घरां दे विच तिरंगा लहराइए ताकि जिहड़ा साडी आज़ादी का एक चो निशान है साडा तिरंगा उसनों असीं सलाम करिए। सवेरे शाम उठ के पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया नूं अपना तिरंगा दिखा सकीए। इस करके ज़रूर तिरंगा लहराओ और सोसाइटी दे सारे जिन्ने भी सुगड़ सियाणे बुद्धिमान लोग साडे इत्थे शामिल होए ने, मैं उन्हां दा दिलों धन्नवाद करदा हाँ। ये प्रस्तुति
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ TFT ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣੇ ये नुक्कड़ नाटक, ये एक छोटी सी प्रस्तुति ही नहीं होती या आपके मनोरंजन का सिर्फ एक छोटा सा साधन नहीं होता है। ये अभिव्यक्ति की बहुत ही खूबसूरत विधा है जिसे छोटा आंकना बिल्कुल सही नहीं है। ये गागर में सागर की तरह है। जो कुछ भी हम खो चुके हैं, जो हमें नहीं पता है, सिर्फ किताबी बातों पर, सिर्फ किताबी चीज़ों पर ही हम सीमित रह गए हैं। हमारे बच्चे सिर्फ उतना ही जानते हैं जो उनके कोर्स में होता है, और कोर्स में वही होता है जो उनको आगे काम आएगा या उनको अच्छी नौकरियां दिलवाएगा। लेकिन कहाँ वो माइंडसेट है, कहाँ हम हैं, क्या संस्कृति है, क्या चेतना है, ये सब कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं। ये एक इतनी खूबसूरत विधा है कि वो सारी सच्चाइयाँ बच्चों के सामने आती हैं। और एक सच तो आप सब मानेंगे कि लिखा हुआ उतना प्रभावित नहीं करता जितना देखा हुआ दृश्य और श्रव्य, ये जो तरीके होते हैं ये ज़्यादा असरकारक होते हैं। हम शिकायतें करते हैं हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हम परोस के तो देखें अच्छी चीज़ें अपने बच्चों के सामने, फिर बच्चे खराब कैसे होंगे? उनको बताएं, सच को बताना तो सीखें। आप सच परोसिए, बच्चे सच जान के सच ही निकालेंगे। ये सब आधार हैं, ये सब तरीके हैं, ये सब बहुत ही खूबसूरत विधाएं हैं जो हम बच्चों के सामने रख करके एक ऊंचाई सहजता से दे सकते हैं। पहले बोलते आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते थे, क्यों बोलते थे? एक बार उनके हाथ में फोड़ा हो गया था, फोड़े में हो गई थी, बस वहाँ था बहुत दर्द। डॉक्टर ने कहा जलते हुए कोयले से इन्हें फोड़ना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल था, डॉक्टर भी घबरा रहा था, बाकी सारे लोग भी बोल रहे थे नहीं हो पाएगा, पर 12 साल की उम्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो लिया और फोड़ दिया। फेयरनेस से डरते नहीं थे, गांधी जी से वो प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्होंने वो बोलते थे जब गुजरात में आते थे कि ऐसे जो लाठी पकड़ के बंदा चलता है उससे आज़ादी नहीं आ पाएंगी। इनकी मुलाकात 2 साल बाद हुई INC इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में, जब एक पेपर था रेजोल्यूशन आफ्टर द ब्रिटिश किंग। ऐसा पेपर था कि हमें वफादार रहना पड़ेगा ब्रिटिश राजा के लिए, कि हम सारे हिंदुस्तानी समझ अंग्रेजों को, तो वो गांधी जी ने फाड़ दिया। इससे बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने अपना लॉयर थे वो MBA की मतलब BA है, लॉयर की पढ़ाई करी, सेकंड रैंक लेकर आए और ऐसे अनडिफीटेबल लॉयर बने हुए कोई हरा नहीं सकता था। जो उन्हें देखो बिजी थे गांधी जी उस वक्त, तो उन्होंने कहा सरदार पटेल वो एक्चुअल टाइम आया कि वो एक्चुअल लीडर बन के दिखाएं। एक बार बारदोली किसान थे गुजरात के अंदर, उनकी खेती हो नहीं रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, तो अंग्रेजों ने 6% से टैक्स 22% कर दिया। तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं हो पाएगा, तो सरदार पटेल ने कहा कि चक्कर क्या है, क्योंकि वो लॉयर थे, उनको पता था कि साइन करके ज़मीन जो है अंग्रेजों के नाम पे होगी या फिर धप्पा लगाएंगे तब अंग्रेजों के नाम पे होगी ज़मीन। तो जब भी अंग्रेज आते थे सरदार पटेल के गुप्तचर हुआ करते थे, जो पता लगाते थे आज इस किसान का घर नीलाम होने वाला है, उसे 2 महीने के लिए गायब कर दिया करते थे। अब जिस किसान का घर नीलाम करना उसके वो किसान गायब, तो उन्होंने 22% टैक्स 6% कर दिया, कहा कम से कम टैक्स मिलेगा। बारदोली की औरत उस समय बहुत खुशी, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें सरदार नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया, सरदार लगा दिया, सरदार मतलब चीफ ऑफ द इंडिया। अब उन्हें देखो, अब इलेक्शन होने थे, कौन बनेगा इंडिया का इंडिपेंडेंस का प्राइम मिनिस्टर। जैसे पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसकी कहानी है वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। देखो 15 वोट आए थे, सबने वोट दिए, तो उसमें कृपलानी थे, उसमें RHS कृपलानी, गांधी जी, फिर नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सब थे। तो जब कृपलानी ने चेक किया तो वो हैरान हो गए, कहा 12 वोट सरदार पटेल के आए हैं, नेहरू के लिए किसी ने वोट नहीं किया, और 2 कृपलानी के लिए 15 का पता ही नहीं चला।
तो गांधी जी ने नेहरू जी से कहा कि तुम हार चुके हो, तुम्हें किसी ने वोट नहीं किया, तुम्हारा क्या विचार है। वो मुंह नीचे रखा, उन्होंने कहा बोलो, उन्होंने कहा मुंह नीचे रखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो गांधी समझ गए नेहरू दूसरे पोस्ट की जो पोजीशन है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं। तो सरदार वो उन्होंने एक पेपर लिया, उस पर लिखा और सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने पढ़ा और वो ढेर में डाल दिया। उन्होंने फिर सीधा कह दिया मैं अपने दावेदारी अध्यक्ष के माध्यम से वापस लेता हूँ। सबको समझ आ गया, गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने उन्हें बोल दिया पेपर में लिख के कि आप प्रधानमंत्री बनो। देखो बहुत सारे टाइम पे पटेल जी को पीछे किया, नेहरू जी को आगे किया है। गांधी जी द्रोणाचार्य थे और नेहरू जी अर्जुन थे। एक कहावत है कि जहां अंग्रेजों ने भारत को बांटा था वही सरदार पटेल ने उस खाई को काटा था। 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। ये बड़े गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिताजी थे वो खुद रेवोल्यूशनरी में थे, वो भी किसान थे वो, और वो रेवोल्यूशनरी थे एकदम, उसके लिए काम किया करते थे कि आज़ादी के लिए। Third stage drama, and really most appropriate for the moment. It was very nice, really participating, and the person who played the central role, I think he was the symbol for Udham Singh ji. जी yes, Really does well. thank you. So this is very appreciative. थोड़ा सा होना चाहिए आपस में, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो आप जानते ही हैं। And I hope we learn from this. हर कोई बिखरा हुआ है। अच्छा ऐसा सभ्यता प्रोग्राम होते रहना चाहिए, बच्चों का भी हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का पता चल सके। तो बहुत ही अच्छा शो था जी, और ऐसा बार बार होना चाहिए और हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पे आए और हम लोगों पर बहुत ही अच्छे से, हम सारे लोगों को ही पसंद है। बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन थी, अच्छा लगा। Thank you. डायरेक्टर थे, अच्छे कलाकार थे, सभी ने अपना किरदार बड़े अच्छे से निभाया और देश के अंदर जो देश हित की भावना है उसको जगाया। और सही टाइमिंग है। भारत माता की जय। दुश्मन दी वाट लगाने